आज हम दूरी और विस्थापन को समझेंगे। तो देखिए, दूरी और विस्थापन को समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे ये कोई घर है, ये आपका घर है और दूसरा जो घर बना रखा है वो आपके किसी फ्रेंड का घर है। आपको अपने घर से चल करके अपने फ्रेंड के घर पर जाना है। तो जाने के लिए जो मार्ग है वो ये वाला रास्ता है, ये वाला मार्ग है। तो जब हम बात करते हैं पहले दूरी की, दूरी क्या होगी? तो दूरी की परिभाषा कहती है कि वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। वास्तविक पथ का मतलब है कि जब आप चल करके जाओगे तो वास्तव में आपने जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते की लंबाई कितनी है। तो जब सड़क ये वाली है तो हम इस घर से उस घर पर जाने के लिए यहां से चलना प्रारंभ करेंगे और इस सड़क पर चलते चलते हम कहां पहुंचेंगे? इसके घर पर पहुंचेंगे। तो माना कि ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इधर हमको जाने पर हम यहाँ से बाइक लेकर गए और हम यहाँ तक पहुंचे। जब बाइक हमने स्टार्ट करी थी तो मीटर में देख लिया था कितने किलोमीटर बाइक चली हुई है, और जब हम वहां पहुंचे तो हमने देख लिया कितने किलोमीटर अब चल गई। उस हिसाब से हमने ये पता लगा लिया कि वहां तक पहुंचने में हमको कितनी दूरी तय करनी पड़ी। हमको 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ा। तो हमने जो दूरी तय करी, जो वास्तविक पथ पर जो हम चले, उस पूरे रास्ते की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 5 किलोमीटर आ गई। अब हम बात करते हैं कि विस्थापन क्या चीज है। तो विस्थापन की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जहां वो गया उसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा की क्या? लंबाई। अर्थात व्यक्ति चलना कहां से शुरू कर रहा है वो बिंदु, और व्यक्ति पहुंच कहां रहा है वो बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा। हम कैसी रेखा खींचेंगे? सीधी रेखा। जैसे व्यक्ति चलना कहां से चालू कर रहा है? इस बिंदु से चालू कर रहा है। इस बिंदु को नाम दे दो ए बिंदु, और वो किसी भी रास्ते से गया हो लेकिन वो पहुंचा कहां पर है? इस बी बिंदु तक पहुंचा है। तो हम क्या करेंगे? इस ए बिंदु को बी बिंदु से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींचेंगे। वो सीधी रेखा की जो लंबाई है वो ही हमें क्या बताएगी? विस्थापन को बताएगी। और यहां पर हम ये भी समझ लेते हैं कि इसकी जो दिशा होती है वो प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से हमने चलना प्रारंभ करा वहां से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिशा में होती है। तो विस्थापन की दिशा कौन सी हो गई? ये सीधी रेखा विस्थापन की दिशा हो गई। विस्थापन में हमें इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ पर रास्ता है या नहीं है, हमें केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाना है, वो हमारे क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से गए तो इसकी दूरी तो है ये वाली, और विस्थापन कैसा है? ये सीधी रेखा। हम जानते हैं जब भी हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो सीधी रेखा खींची जाती है तो सीधी रेखा की लंबाई सबसे कम होती है। उससे शॉर्टकट, उससे छोटा रास्ता कभी भी नहीं हो सकता। अगर हमें यहाँ से निकलना है और यहाँ पहुंचना है तो उसके लिए सबसे छोटा जो पथ है वो यही है। तो हम कह सकते हैं जो विस्थापन होता है वो सबसे छोटी लंबाई होती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इससे कम दूरी में हम यहाँ से वहां नहीं पहुंच सकते। और रास्ते क्या, दूरी क्या होती है? दूरी तो अलग अलग हो सकती है। अगर हम इस रास्ते से गए तो ये हमारी दूरी है, और अगर मान लो हम किसी और रास्ते से जाते हैं, ऐसे घूमते हुए रास्ता इस तरह का है और घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचते, तो ये हमारे लिए क्या कहलाती? इस पथ की लंबाई क्या हो जाती? दूरी हो जाती। लेकिन इस स्थिति में भी विस्थापन का मान तो यही वाला रहता। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन हमेशा निश्चित होता है और उसकी दिशा भी निश्चित होती है, इसलिए उसे हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी होती है उसका मान देखो, पहली स्थिति में ये दूरी है, दूसरी स्थिति के अंदर ये ज्यादा दूरी तय कर ली, मान लो 7 किलोमीटर हो गए तो दूरी का मान बदल गया। लेकिन यहाँ पर विस्थापन का वही मान रहेगा। अगर ये 3 किलोमीटर है तो इस स्थिति के लिए भी 3 किलोमीटर विस्थापन है, इसके लिए भी 3 किलोमीटर विस्थापन है, और कोई रास्ता होगा उसके लिए भी विस्थापन तो 3 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन दूरियों का मान कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। दूरियां जो होती है उसकी जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती, दूरी के अंदर कोई दिशा नहीं होती, इसलिए दूरी हमारे अदिश राशियों में आती है और विस्थापन सदिश राशियों में आता है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने दूरी को समझ लिया, दूरी को ले आओ और दूरी के नीचे भाग दे दो किसका?
समय का भाग दे दो, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, चाल का बन जाएगा। अब ये जो चाल का फॉर्मूला है इसमें देखो दूरी है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, समय कैसी राशि है, समय अदिश राशि है। तो अदिश और अदिश राशि मिलकर कभी भी सदिश नहीं बन सकती। जब पहली वाली के पास ही दिशा नहीं है, दूसरी के पास भी दिशा नहीं है, तो दोनों के पास मिलकर के भी दिशा नहीं है। दो भटके हुए राहगीर हैं, दोनों भटके हुए हैं, दोनों को दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है, तो दोनों मिल जाएंगे तब भी उनको दिशा का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो मिलकर के जो ये चाल बनी ये भी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। इसका फॉर्मूला हो गया दूरी बटा समय। दूरी को हम मीटर में लें, समय को हम सेकंड में लें, तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया, चाल का मात्रक हो गया। चाल कैसी राशि आ गई, अदिश राशि आ गई। इसी प्रकार से यहाँ जो विस्थापन है इस विस्थापन को ले आओ और विस्थापन में वो ही किसका भाग दे दो, समय का भाग दे दो। तो जैसे ही विस्थापन में समय का भाग दे दिया तो किसका फॉर्मूला बन गया, वेग का फॉर्मूला बन गया। पर देखिए बच्चों विस्थापन जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। दो राहगीर थे, विस्थापन को तो दिशा का ज्ञान है क्योंकि ये सदिश राशि है, समय को दिशा का ज्ञान नहीं है। दोनों मिल गए तो भी उनको, दोनों के मिलने के बाद भी दोनों को क्या हो गया, दिशा का ज्ञान हो गया। मतलब दोनों मिलकर के हम निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो सदिश और अदिश मिलके क्या हो गए, सदिश हो गए, क्योंकि एक को तो दिशा का ज्ञान था तो दोनों सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो वेग कैसी राशि हो गई, वेग सदिश राशि हो गई। इसका मात्रक लिखे तो विस्थापन को वही मीटर में लिखते हैं, समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। पर चूंकि ये सदिश राशि है तो इसके साथ दिशा भी आएगी। अगर ये एक्स दिशा में तो आई कैप इकाई सदिश लगा सकते हैं, वाई दिशा में जे कैप, जेड दिशा में के कैप, या ये पूर्व दिशा में इसका वेग है तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, हम कोई सी भी दिशा इसके साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूरी और विस्थापन के साथ साथ ही चाल और वेग को भी समझ लिया। अब यहीं पर वेग के साथ साथ ही मैं त्वरण को और बता दूं तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो जब कोई वस्तु के वेग में भी परिवर्तन हो, अगर किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु यहाँ से जब चल रही है तो उसका विस्थापन समय के साथ साथ क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। अब विस्थापन चेंज हो रहा है मतलब विस्थापन को एक तरह से दूरी हम ले सकते हैं, सीधी रेखा में जो दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कह सकते हैं। तो विस्थापन समय के साथ साथ बदल रहा है, इसका मतलब उसमें वेग है। तो किसी वस्तु के अगर वेग में भी समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे त्वरण। अब वेग में समय के साथ कैसे परिवर्तन होगा, तो देखिए वेग मतलब विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो वेग हो गया, जैसे हमने बाइक चलाई, उससे रेस दी और रेस देकर अभी जो काटा है वो 50 पर, इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो हमारी गाड़ी का वेग है। इस वेग से गाड़ी चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद हमने और स्पीड दी, अब गाड़ी 60 पर आ गई, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग हो गया। और स्पीड दी 70, 80, 90, हमारा जो वेग है वो भी समय के साथ कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे इस गाड़ी में क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। त्वरण को ही हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बाइक को हमने क्या करा, एक्सेलरेट करा। तो एक्सेलरेट किससे करते हैं, एक्सेलरेटर से करते हैं। तो हमने उसको त्वरित कर दिया, अर्थात उसके वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन कर दिया। इसका मात्रक लिखे तो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटा सेकंड, और यहाँ नीचे पहले से सेकंड है तो इसका मात्रक हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने त्वरण या एक्सेलरेशन को भी समझा। तो हमने दूरी विस्थापन समझा, दूरी से हमारे चाल बनेगी, विस्थापन से वेग और त्वरण बनेंगे। इस तरह से हमने ये कंप्लीट, हमने इस पूरे टॉपिक को किया।